नमस्कार, आप लोग का फानिज्ञा में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 जो कि बाईलिंगुअल आपका है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 25 क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि आपका बीएचयू हो, आईसीआर हो, यूपी कैडेट, बीसीसी, नीट, यूपीटीओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका जवाब करने की कोशिश करें। ये पहला क्वेश्चन करा है KClO3 ओके, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड आपका दिया है 4.88 ग्राम को गर्म किए जाने पर O2 की 1.92 ग्राम एवं KCl की 2.96 मात्रा उत्पन्न होती है। बताइए इस प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको करेक्ट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उसको चेक करते हैं। देखिए, इसको चेक करना है तो इसको पहले आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा KCO3, तो ये गर्म किए जाने पर क्या मिला हमें, तो ये जो है 2KClO3, बैलेंस भी करके चलना है। ClO3 लिखा है, O2 की बात की जा रही है, ठीक है। O3 यहाँ पे है और दूसरी साइड हमारा क्या बनेगा 2KCl, ये एरो लगा है 2KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। प्लस में आपका 3O2 आपका प्राप्त होगा। इसका जो दे रखा है, कितना दे रखा है 4.88, इसका जो दे रखा है 4.88 ग्राम दे रखा है वैल्यू, यानी इसका मान जो है 4.88 दे रखा है। इसका जो मान है 2KCl, इसका मान कितना दे रखा है 2.96, इसका जो है 2.96 ग्राम दे रखा है। दूसरा आपका O2 की बात कीजिए, O2 का जो है कितना दे रखा है 1.92 ग्राम दे रखा है, याद रखिएगा 1.92 ग्राम दे रखा है। अब इन दोनों की जो सांद्रता होती है 2.92 और 1.92, ये दोनों मिला के कितना बनेगा, इसके इक्वल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो द्रव्यमान का जो होता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को निरूपित करता है, यानी उसके बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर मैच करेगा इसके अनुसार। देख रहे हैं दोनों इक्वल है, आपका ये भी इक्वल है। जो आपका दूसरी साइड, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो भी आपका कितना आ जाएगा 4.88 ग्राम के इक्वल ही आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द रिजल्ट रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो है ये निरूपित करता है, यानी उसी को जो है व्याख्यायित करता है। वर्डित भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है डाटा कर दिया वहाँ पे, मतलब आपको कोई नंबर, मतलब कोई वहाँ पे वर्ड आपको भरना है। कह रहा है कि रेखाओं की श्रेणी, हाइड्रोजन के वर्ण क्रम में केवल ऐसी रेखाएं हैं जो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं। द रेंज ऑफ लाइन्स आर दी ओनली लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दैट अपीयर इन द फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जो बामर श्रेणी होती है, वामर श्रेणी। ओके, तो बामर लाइन्स में ये स्थिति होती है, बामर श्रेणी की हाइड्रोजन के वर्णक्रम में केवल ऐसी रेखाएं ही दिखाई देती हैं जो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ओके, नेक्स्ट 3p कक्षक के लिए नोड्स की संख्या होगी। 3p व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स फॉर द ऑर्बिटल। यहाँ पे जो नोड्स की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक यहाँ पे आएगा, एक आएगा। देखिए वो कैसा आएगा, त्रिज्या जो नोड की संख्या क्या होता है, इसका फार्मूला जो है नोड की संख्या के लिए जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, n माइनस का l, और यहाँ पे एक आपका होता है। ओके, अब यहाँ पे जो 3p कक्षक के लिए, 3p जो कक्षक होते हैं, 3p जो ऑर्बिटल होते हैं, उनके लिए जो है n बराबर कितना होता है आपका 3 हो जाएगा, और l बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अतः जो 3p कक्षक के लिए त्रिज्या या नोड के यहाँ पे जो संख्या, उसका मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, यल का मान भी 1 रखेंगे और माइनस का 1 आपका ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2, यानी आपका 1 आ गया। यही चीज़ आपका किया गया है। ओके, ये क्या है, जो नोड्स हैं उनकी संख्या, यानी त्रिज्या नोड की संख्या लिखी गई, नोड की संख्या। नेक्स्ट आवर्त सारणी की, अच्छा इसमें सही, हाँ ठीक है, आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर वाले
तत्वों के समान रूप से ए भी समान होते हैं। आर दीज एलिमेंट्स ऑफ द सेम वर्टिकल क्लासेस एज द पीरियोडिक टेबल इन जनरल। तो नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे वो पीरियोडिक टेबल में भी होते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ग है? तो उसके समान कौन होता है? देखिए यहाँ पे जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है आवर्त सारणी के समान ऊर्ध्वाधर वाले वर्ग तत्वों के समान रूप क्या होता है? आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका होता है। याद रखिएगा, संयोजक जो कोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर हो जाता है, यानी इक्वल हो जाएगा। समान वर्ग में जो है ये क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट, तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा इस क्रम में होती है। द फर्स्ट आयनोसेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट और इन दिस ऑर्डर। आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए जो बात की जाए अगर क्रम कौन सा इसमें बनेगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, यानी आपका सिलिकॉन, फास्फोरस और कार्बन और नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी सिलिकॉन की जो है सबसे कम है, उसके बाद फास्फोरस की जो उससे अधिक है, कार्बन की फास्फोरस से भी अधिक है, सिलिकॉन से भी अधिक है, नाइट्रोजन की जो है इन तीनों से अधिक है। यानी सबसे मैक्सिमम किसकी है? नाइट्रोजन की, इससे कम कार्बन की, इससे कम फास्फोरस और सबसे कम सिलिकॉन की। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में किस में सबसे शक्तिशाली बंध होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल बॉन्ड। तो जिसके मध्य में ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक के मध्य अंतर जो है अधिक होने पर, अधिक अंतर होता है, उसके बीच क्या होता है? सबसे शक्तिशाली बंध बनता है। जैसे कि आपका H और F है, इनके बीच का जो ऋणात्मक वैल्यू होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होता है, इस वजह से क्या होता है? इनके मध्य जो है सबसे शक्तिशाली यानी मोस्ट पावरफुल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट देखिए, 27 डिग्री एवं 0.82 वायुमंडलीय दाब पर 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन क्या होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0.821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 लीटर आएगा। देखिए इसको कैसे लेकर आया जाएगा, यानी कैसे इसको आपको लगाना है। तो होता क्या है, एन इक्वल टू ये आपका एम स्मॉल है, नीचे जो है कैपिटल एम हो जाएगा। ओके, 2.8 आपका दे रखा है और वास्तव में होता कितना है? एम जो कैपिटल एम है उसका मान जो है होता कितना है? 28 होता है। ओके, ये कितना हल, इसको जब हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। दूसरा, अगर v की बात की, हमने एन निकाला था, अब v की अगर बात की जाए v के लिए क्या हो जाएगा? एन इंटू आर टी और अपान में क्या होगा? p हो जाएगा। ओके, 0.1 एन का मान हो गया। आर की बात अगर की जाए तो आर का जो वैल्यू कितना है? 0.0821 0.2। और टी की बात की जाए, जो यहाँ पे टेम्परेचर है कितना? 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये सब मान जो है आपके होते हैं, ये सब याद आपको रखना पड़ेगा। और नीचे कितना हो जाएगा? पी इक्वल टू 0.821 हो जाएगा। और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 32 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 लीटर आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका यहाँ पे 4 अंक बाद 10 नीचे भी 3 अंक बाद है, तो इसको आप मल्टीपल करेंगे तो आपका जो है कट के लास्ट में कितना बचेगा? केवल बच जाएगा 3 लीटर बच जाएगा। ओके, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएंगे, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? 3 लीटर ही केवल बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्रिया 2NO3 2NO2 है, 3 नहीं 2NO2 है, वो क्या है? गैस है। और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो है आपको साइन लगा है, दोनों तरफ रिएक्शन जो है आपकी मूव कर रही है। ओके, N2O है, O4 है और गैस है भी के लिए Kp और Kc बराबर हैं। रिएक्शन आप दे 2N4 और इक्वल टू बात वही की जा रही है। तो इसको देखिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात की जाए तो आपका इसको निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा। 2NO2 और ये G है आपका गैस है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का साइन हमने लगा दिया, N2O4 और ये आपका गैस है। तो इसका इक्वल यहाँ पे अगर डेल्टा एन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। अगर Kp बराबर बात की जाए, Kp बराबर क्या हो जाएगा? Kc और RT पावर में इसके डेल्टा एन हो जाएगा। अब Kp अपान KR अगर लिखते हैं,
के सी है, के सी के पी अपॉन के सी लिखते हैं और इसका जो है क्या हो जाएगा 1/RT हो जाएगा। बस यही आपका आंसर यानी 1/RT हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा लवण जल अपघटन पर आधारभूत विलयन देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग salts will give a basis solution on the water decomposition? देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा उसको चेक करना पड़ेगा। रिएक्शन है तो इसमें जो आपको बिना उसको सॉल्व किए नहीं कर सकते, तो इसका क्या हो जाएगा K2CrCO3 को लेते हैं क्योंकि यही आपका सही आंसर है। इसको देखिए बाई ऑप्शन आपको ही करना पड़ेगा। K2CO3 और H2O इसको जो हम जल पर अपघटित कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, H2CO3 एक प्राप्त होगा। दूसरा जो हमें क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये जो है आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है और ये जो है प्रबल अम्ल है। ये वाला आपका दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, और ये जो आपका प्रबल अम्ल है। याद रखिएगा ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल और ये प्रबल अम्ल। तो यहाँ पे कौन सा है, अब देखिए KOH जो है, KOH में K जो है आपका क्या है और दूसरा जो है OH निगेटिव है। ये आपका है क्या, क्षारीय विलयन है। याद रखिएगा ये क्षारीय विलयन है। ओके, क्षारीय विलयन कौन है, KOH जो है आपका एक क्षारीय विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5? देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, जो H2SO5 का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, तो यहाँ पे यस आपका बीच में रहेगा, एक जो है ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ओके, एक ऑक्सीजन और लगेगा यहाँ से, इससे फिर एक ऑक्सीजन और इससे जो है हमारा क्या लगेगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। इधर एक ऑक्सीजन लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ओके, तो इसमें जो पर ऑक्सो लिंकेज है वो में ऑक्सीकरण की जो संख्या होती है कितनी होती है, वो -1 होती है, वो -1 होती है। अगर बात कीजिए अन्य जो ऑक्सीजन परमाणु होगी उनकी जो संख्या कितनी होती है, अन्य जो परमाणु ऑक्सीजन की संख्या होती है उनकी कितनी होती है, वो -2 होती है। ओके, अन्य जो परमाणु संख्या उनकी -2 हो जाती है। और सल्फर के यहाँ पे ले रह जाएगा तो टोटल जो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए अब इसका जो हमारा दे रखा है H2SO5 इन सबको एक साथ लिखा जाएगा। तो पहला आपका जो है +2 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद आपका हमें यहाँ पे यस का पता नहीं है, ठीक, यस का हमें पता नहीं है। यस के लिए हम क्या ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं। और ऑक्सीजन का यहाँ पे जो है एक तो आपका -6, देखिए ये -6 हो जाएगा और एक आपका -2 हो जाएगा। -2 और +2 दोनों कट गए, यानी -2 और +2 दोनों कट गए तो x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कौन सा +6 आ जाएगा। बस यही सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पराक्सो डाइसल्फेट जल अपघटन पर देता है। पराक्सो डाइसल्फेट अपॉन वाटर डिकम्पोजिशन गिव्स, तो भाई क्या देगा यहाँ पर, इसके द्वारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया जाता है, याद रखिएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, डाट दिया है, उसमें आपको फील करना है कि क्या फील होगा। कह रहा है कि का केवल एक तत्व हाइड्राइड बनता है, यानी अब आपका ऑप्शन देखा जाए ओनली 1 एलिमेंट ऑफ द फॉर्म्स हाइड्राइड, तो ऑप्शन के हिसाब ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 एंड ग्रुप 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें जो केवल एक तत्व ही हाइड्राइड बनाता है, वो कौन सा है, वो होता है ग्रुप 6। इसमें जो आपका क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम केवल यही आपका CrH बनाता है, यानी क्रोमियम हाइड्राइड ही बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr हो जाएगा, क्रोमियम आपका हो सॉरी यहाँ पे जो है ग्रुप 6 आपका हो जाएगा। ग्रुप 6 में केवल एक तत्व ही ऐसा है क्रोमियम जो केवल क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा लिथियम ज्वाला का चारित्रिक रंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ लिथियम फ्लेम। लिथियम की ज्वाला होती है, यानी जो उसके जलने पे जो ऊपर लौ दिखती है उसकी बात की जा रही है, तो कैसी होती है, तो डार्क रेड होती है, याद रखिएगा, गहरा लाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जल की ओर गतिक रूप से अक्रिय होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिकली इनर्ट टूवर्ड्स वाटर। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो जल की तरफ है उसकी तरफ रिएक्शन नहीं होने की बात की जाएगी, मतलब उसकी तरफ जो है कौन रिएक्शन नहीं करता या जल से कौन रिएक्शन नहीं करता, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो
तो इसमें जो आपका देखिए सोडियम जो है ए भी जल से रिएक्शन करता है, पोटेशियम भी करता है, कैल्शियम भी करता है। बाकी इसमें आपका क्या बच रहा है, बेरियम जो है वो आपका जल से क्रिया नहीं करता है, यानी जल की तरफ ही जो है गतिक रूप से अक्रिय होता है। तो कौन अक्रिय होता है, बेरियम होता है, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, देख ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसके कारण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अपचायित नहीं किया जा सकता है, ड्यू टू विच एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट रिसीव्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका Al2O3 की बात की जाए, यही तो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया के लिए उच्च अस्थायी एवं निष्क्रिय होता है, इसलिए क्या होता है, अधिक अस्थायी एवं प्रकृति के कारण जो है ये क्या होता है कि अपक्रियाओं द्वारा अपचायित नहीं किया जा सकता, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ड्यू टू द मोर परमानेंट नेचर, इसका जो परमानेंट नेचर होता है इसके कारण जो है ये जो है अधिक अपक्रियाओं में अपचायित नहीं किया जा सकता, यानी इसका जो है रिड्यूसन नहीं किया जाता मैक्सिमम जो है रिएक्शंस में। ओके, नेक्स्ट देखिए, 4 हाइड्रोक्साइड 2 मेथिलफेंट 2N1 अल का सही निरूपण है, यानी इसको जब व्याख्यायित करेंगे, यानी जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी जब इसको फैलाएंगे तो क्या बनेगा, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिलफेंट 2N1 अल इज, क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका अगर बनाएं चित्र तो क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे देख लेते हैं जो ऑप्शन है उन्हीं के अनुसार ले लिया जाएगा। तो CH3 आपका, और 5 तो पहले सभी में रहने चाहिए, सीधे एक सीरीज में दिखने चाहिए, 5 तो सभी में होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सभी में 5 5 दिख रहे हैं, तो अभी तो क्लियर नहीं कि किस में हो सकता है। ओके, अब आपका किसी में डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड इसमें नहीं लगा है, यानी डी वाले में तो आपका लगा नहीं है, यानी डी वाला तो आपका पहले ही नहीं होगा। उसके बाद ए वाला आपको हो सकता है, लेकिन आपका सेकेंड नंबर पे ही जिसमें लगा होगा, देखिए सेकेंड नंबर यहाँ पे भी, सेकेंड नंबर यहाँ पे भी, सेकेंड नंबर यहाँ पे भी लगा है। अब होगा ये कौन सा आंसर, ये आपको चूज करना है। देखिए अब यहाँ पे आपका CH3 दोनों साइड है, CH3 ऊपर भी लगा है, और यहाँ पे पहले अगर देखिए इसमें देखिए तीसरे वाले में CH3 और CH3 ऊपर लगा, OH यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, ये आपका नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट आपका तीसरा यहाँ पे सेकेंड वाला लगा CH3 CH3, और यहाँ पे देखिए CH3 के साथ आपका CH3 की बजाय क्या लगना चाहिए, OH लगना चाहिए, तो OH यहाँ पे लगना चाहिए, और जबकि यहाँ पे देखिए CH3 और OH दोनों लगा दिए, तो क्या हो गया था, एक गलत हो गया था। ओके, अब इनकी पोजीशन देखिए, जो CH3 जहाँ पे वहाँ पे OH होना चाहिए, और जहाँ पे OH है वहाँ पे CH3 होना चाहिए। कौन सा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, जो फर्स्ट देखिए यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3। अब इधर से आप काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 और 4 और 5। ओके, 4 हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 नंबर पे देख सकते हैं मेथिलफेंट आपका हो गया, और 2N भी हो गया, और 1 अल आपका लग गया। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सर्वाधिक अस्थायी मुक्त मूलक है, द मोस्ट परमानेंट ऑफ फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल। तो इसमें से राइट आंसर जो है कौन सा है, डी वाला है, याद रखिएगा डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा जी। इसमें जो है आयन प्रभाव जो है अति युग्मन के द्वारा जो है अस्थाई किया जाता है, ठीक है, अति युग्मन के द्वारा जो है इसमें अस्थाई किया जाता है, इसलिए क्या है ये सबसे जो है फ्री रेडिकल परमानेंट है, मोस्ट परमानेंट आपका कौन सा जगह, डी वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा आयन अनुनादी रूप से सर्वाधिक अस्थाई होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट रेजोनेंट। तो यहाँ पे बात की जाए राइट आंसर की, तो क्या हो जाएगा, फेनॉक्साइड होता है, फेनॉक्साइड होता है, याद रखिएगा बी ऑप्शन। फेनॉक्साइड जो है अधिकतम अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है, इसलिए जो है क्या होता है, ये सर्वाधिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट, क्रिस्टलन द्वारा दो पदार्थों का पृथक्करण उनके कौन से अंतर पर निर्भर करता है, द सेपरेशन ऑफ टू सब्सटेंस बाय क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट डिफरेंस दे हैव। तो किस पर निर्भर कर, जो क्रिस्टलन होता है यौगिक की विलेयता में अंतर पर तथा उचित विलयन में अपद्रव्य तथा आधारित होता है, ठीक है, अपद्रव्य पर आधारित होता है। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। क्रिस्टलन जो यौगिक की विलेयता पर, तो विलेयता का मतलब कौन सा आप समझ जाएगा यहाँ पे बी, यानी सोलबिलिटी पर एक निर्भर करता है, यानी उस पर उसके जो अंतर होता है उस पर ही ये डिपेंड होता है। नेक्स्ट, वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है, द लॉ दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन सोलबिलिटी एंड प्रेशर ऑफ आ गैस। कौन दिखाता है, कौन सा नियम है,
तो हेनरी का नियम कहता है कि किसी विलायक के प्रति इकाई आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उस ताप पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो कौन सा नियम कह रहा है? हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी विलायक के प्रति इकाई आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान उस ताप पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप आराम से। ओके, आराम से स्लो करके देख लीजिएगा, आराम से इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज की उस विलयन की मोलरता क्या होगी जो 10% यहाँ पे आपका स्मॉल है और एक कैपिटल W आपका दोनों दे रखा है। ओके, इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ इसका जो फार्मूला होता है पीछे वाले का, यहाँ पे फार्मूला ये आपका हो जाएगा या आर करके M=Kp, ये आपका फार्मूला होता है हेनरी के लिए। ठीक है, हाँ, इसके राइट आंसर अगर 21 की बात किया तो 21 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? देखिए, बिलियन का जो द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है? ये आपका ये वास्तव में जो है बिलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? 100 ग्राम ही तो होगा, जो कि आपका वास्तव में है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दे रखा है? ग्लूकोज का द्रव्यमान जो है 10 ग्राम दे रखा है, तो 10% कह रहा है तो वही 10 ग्राम हो गया। जल का जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जो रिमेनिंग बचेगा, देखिए बिलियन में आपका ग्लूकोज और जल है तो जल अब बचेगा कितना? 90%, यहाँ पे 90 ग्राम हो जाएगा। ये आपका 90 है, 90 ग्राम हो गया। देखिए ग्लूकोज 10% हो गया, 10% बोला है जो 10% होगा। अब यहाँ पे वाटर और यहाँ पे जो है वेट की बात कर रहा है, तो ग्लूकोज जो है मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10/180 हो जाएगी। ओके, ये 0 से 0 कट गया और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.55 आएगा आपका, 0.55 आएगा। जब इसको आप डिवाइड करें 18 से 1 में आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.55 आपके पास आ जाएगा। और आगे देखा जाए और देखिए आगे, जैसे कि अब यहाँ पे आपने ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकाल ली। अब आपको क्या जल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। जल के मोलों की संख्या, जल के जो मोलों की संख्या है उनकी अगर बात करें कितना हो जाएगा? 90/8 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 18 पंजे 90, यहाँ पे 8 पंजे 40 और अच्छा ये नीचे 18 है तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। ओके, 8 नहीं 18 यहाँ पे रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ये मोल में आपका सभी है 0.55 ए बी मोल है और 5 ए बी आपका मोल है। अब मोललता की बात अगर कीजिए, मोललता कितनी हो जाएगी? मोललता की अगर बात की जाए तो मोललता होता क्या है? यहाँ पे जो है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान में जो है क्या होता है? किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान। ओके, ये क्या होता है? द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो हमारा है विलेय के मोलों की संख्या कितनी दे रखा है? 0.55। और अगर बात की किलोग्राम में जो है बिलियन का द्रव्यमान जो है तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 0.090। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.617 आ जाएगा। तो 0.167 ऑप्शन में है क्या भाई? यस, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ अगर लेना चाह रहे हैं तो इसके साथ ले लीजिएगा, ए इतना आ सकता है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कोलॉइड तंत्र कोण नहीं बनाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म कोलॉइडल सिस्टम। कौन नहीं बनाता है उसकी आपको बात करना है और उसी का आपको जवाब भी करना है कि कौन सा नहीं बनाएगा। तो कोलॉइडल तंत्र को कौन सा नहीं बनाएगा? तो गैस, देखिए ठोस और गैस के मध्य भी बनता है, ठोस और गैस के मध्य, द्रव और गैस के मध्य भी बनेगा, यानी ये सब सही है, ये सब सही है। और गैस एवं द्रव के मध्य भी बनता है, जबकि गैस और गैस के मध्य नहीं बनता है। देखिए तंत्र कौन नहीं बनाएगा, तो कौन नहीं बनाएगा? गैस और गैस के मध्य, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता हो सकती है। नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवैलेंटनेस। देखिए अगर नाइट्रोजन की अधिकतम जो है यहाँ पे सहसंयोजकता की बात करें कितनी बन सकती है? 4 बन सकती है। क्यों? क्योंकि आबंधन के लिए जो है केवल 4 कक्षक ही उपलब्ध होते हैं। आबंधन के लिए जो है केवल 4 कक्षक ही उपलब्ध होते हैं। ओके,
आबंधन के लिए केवल कितने, केवल 4 कक्ष उपलब्ध होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपका एक जो है यस होता है और उसके बाद बाकी जो है यौम 3 जो है पी हो जाते हैं। ओके, 3 पी हो जाएंगे, यानी एक आपका यस का होगा और 3 जो है आपके पी के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, जब प्रोपेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 2 मेथिल यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल के साथ क्रिया करता है तो 4 विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। यह कौन सी क्रिया कहलाती है, यह कहलाती है विच प्रोपेनॉल रिएक्ट्स विथ 2 मेथिल प्रोपेनॉल इन दी presence of sodium hydroxide for different produce on the form, what is this reaction called? इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल्ड संघनन कहा जाता है। याद रखिए, क्रॉस एल्डोल्ड संघनन कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छी क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्रिया यहाँ पे है आपका, जैसे कि CH3 CH2 CHO हो जाएगा प्लस CH3 हो जाएगा, ये आपका पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है इसको CHO और इसके ऊपर जो है CH3, नीचे भी CH3 लग जाएगा और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जो हमें क्या करना है, रिएक्शन करा देना है। ओके, जैसे कि इसको लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला आपका जैसे रहेगा कि CH3, उसके बाद CH2 CHO और प्लस में CH3, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, CH और CHO, ऊपर जो है CH3, इधर भी नीचे भी और इधर भी CH3 आपका लग जाएगा। यहाँ पे अच्छा मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ऊपर लगा दिया गया है तो आपका ऊपर ही रहेगा। अब इस पर क्या करना है कि आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन को आपको कंप्लीट करा देना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कितना हो जाएगा, CH3 CH2 और CH। ओके, यहाँ पे जो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। CH3 जो है, ये जो बीच वाला था CHO, उसको जो है ऊपर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका CHO हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे देखिए CHO हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे अगर बात की जाए तो क्या बनेगा, प्लस का CH2 और CH3, यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 CH3 और इसके आगे जस्ट आपका बनेगा यहाँ पे C और इधर जो है CHO हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ छूट रहा है, CH3 छूट रहा है। देखिए अब यहाँ से देखिए CH3 CH2 CHO प्लस का CH3 एरो लगा है, उसके बाद CHO, ऊपर देखिए CH3 लिखा गया है। उसके बाद इसको जो है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जा रही है, CH3 CH2 और यहाँ पे आपका सिग्मा का लगा है साइन। उसके बाद CH3 ऊपर जो है हमारा क्या है, OH लगाया गया है। उसके बाद इधर CHO फिर से प्लस का CH2 और CH3। ओके, नेक्स्ट आपका इसके आगे वहीं से CH सिंगल बॉन्ड लगा के CH, उसके बाद डबल बॉन्ड लगा के C और उसके ऊपर जो है आपका लगा दिया गया CH3 और CHO आपको फाइनली लास्ट में प्राप्त है, ठीक है, CHO लास्ट में। तो आपको इसको क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल्ड संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन के ओजोनाइट के जल अपघटन के उत्पाद हैं, तो ये किसके उत्पाद हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 ब्यूटेन के जो ओजोनाइट के जल अपघटन के उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो कौन कौन से बन सकते देखा जाए। देखिए अब इसमें जो आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ओजोनाइट के यानी O3 की आपको उपस्थिति में रिएक्शन को कंप्लीट करा देना है। अभी क्या हो जाएगा, ये जब बनेगा इसके आगे जस्ट लिख रहे हैं तो क्या होगा, CH3, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, आगे भी आ जाएगा। यहाँ पे जो है CH3 होगा, उसके आगे क्या बन जाएगा, CH2 हो गया। नेक्स्ट आपको बैलेंस भी देखते चलना है कि बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है। इसके आगे जो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, डबल नहीं सिंगल रहेगा क्यों, तो सिंगल बॉन्ड हमने उसके आगे लगा लिया, क्या लिखा, CH। उसके आगे आप देखिए आपका ये जो ऊपर रहेगा वो जो यहाँ पे लगेगा वो दोनों पर लगेगा, एक आपका CH2 इधर रहेगा और आपका इधर CH रहेगा। नीचे आपका O जो है दोनों से कनेक्ट रहेगा, 2 आपके O नीचे रहेंगे, 2 आपके नीचे O कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा मेथेनॉल यानी HCHO
ये आपका क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। दूसरा आपका प्राप्त होगा, ये तो मेथेनॉल हो गया, मेथेनॉल। दूसरा आपको क्या मिलेगा, प्लस का CH3 और CH2 CH5, CH3 CH2 और CHO है। ओके, ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। यानी मेथेनॉल और एथेनॉल आपको दोनों, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो ये प्रोफेनॉल होगा यार, प्रोफेनॉल होगा, मेथेनॉल एथेनॉल नहीं, प्रोफेनॉल होगा। 3 यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रोपेनॉल हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रोपेनॉल और मेथेनॉल यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं, यानी प्राप्त हमें हो रहे हैं। ओके, कंप्लीट हो गया आपका। तो लास्ट आपका जो 25 क्वेश्चन था वो भी आपका कंप्लीट होगा। इसको ध्यान रखना। ये आपका लास्ट वाला जो है प्रोफेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, क्योंकि इसमें जो है 3 आपके कार्बन दिख रहे हैं। तो आपके मोस्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट है और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फनी विदास सर। थैंक यू।